हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हो आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। दोस्तों, ये जो वीडियो है जेईटी एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड है, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने जेईटी एग्ज़ाम 2020 अटेंड किया है दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या एक नई इंफॉर्मेशन या नई अपडेट के लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। एंड दोस्तों, जो एयू कोटा ने, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने जेईटी एग्ज़ाम 2020 ऑर्गेनाइज करवाए हैं, उसने भी रीशेड्यूल जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, मेरी दुआएं सभी के साथ हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। तो दोस्तों, आपको आपके रिज़ल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड दोस्तों, आपका रिज़ल्ट कैसा रहता है दोस्तों, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो हैं वो काउंसलिंग से संबंधित हैं। तो दोस्तों, कई स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि एक्चुअली में काउंसलिंग होती क्या है, काउंसलिंग कब होती है, कैसे होती हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ डाउट दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी के जो सेट्स कितने चाहिए। तो दोस्तों, इन सब का डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आज आपका रिजल्ट अपडेट होगा, तो दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के बाद में आपको अपनी जो आईडी पासवर्ड है वहाँ पे जब अपने अपने प्रोफाइल पे जाओ, तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक फॉर्म खुलता है जिसको बोल दोस्तों ऑप्शन फार्म। ऑप्शन फार्म बोलते हैं दोस्तों। एक्चुअल में ऑप्शन फार्म वो होता है जिसमें अपन को कॉलेज चूज़ करनी पड़ती है कि अपन फर्स्ट जो प्रायोरिकता कौन सी कॉलेज को देते हैं, दूसरी कौन सी, तीसरी, जो जितनी भी कॉलेज है उनको आपको वन बाय वन आपको उनको चूज़ करना पड़ता है कि अगर मैं सिलेक्शन होता है तो मुझे सबसे पहले कॉलेज ये चाहिए। अगर उसमें सीट खाली नहीं होती हैं या उससे कॉलेज के जो कट ऑफ है उसके बराबर आपके नंबर नहीं होते हैं, स्कोर नहीं होता है, तो दोस्तों फिर अगली कॉलेज आपको अलॉटमेंट, यानी कि जिस मतलब आपने जो कॉलेज अलॉटमेंट की हैं या जो आपको जो कॉलेज चूज़ की हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काउंसलिंग के समय आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दी जाती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन फार्म भरने में अगर किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही हो तो दोस्तों वो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप या मुझे कॉल कर सकता है। मैं आपको अपने जो नंबर हैं दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी स्टूडेंट को ये है कि जैसे मान लो कि मैंने पहले बताया कि अगर आरसीआई उदयपुर या एमपीटी उदयपुर कट ऑफ 368 जारी हैं और आपका नंबर 364 चाहिए और आपको उदयपुर ही चाहिए, तो दोस्तों आप पेमेंट सीट से उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप ये पेमेंट सीट से आप उसको कैसे चूज़ कर सकते हैं, उस का सोल्यूशन दोस्तों, या तो मुझे आप जो भी आप समस्या हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, मैं आपका सोल्यूशन वहाँ पे कर दूंगा। एंड दोस्तों, आप मुझे कॉल एंड व्हाट्सएप भी मुझे आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते बिना किसी टाइम वेस्ट किए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अपन को। एंड अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स किसी स्टूडेंट के पास नहीं होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होता है। एंड दोस्तों, काउंसलिंग क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कि सबसे पहले कि काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए दोस्तों, जिस समय काउंसलिंग होती है दोस्तों, काउंसलिंग क्या होती है कि जिस समय आपको, जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दी जाती हैं, आपको मैसेज या ईमेल आईडी से आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाती है कि आपको एमपीयूटी उदयपुर या आरसी उदयपुर या एसकेएन जो हमने जो भी कॉलेज मिली है उसका कॉलेज आपको नाम और आपका वहाँ पर रिपोर्टिंग करना होता है, कब वहाँ पर पहुँचना होता है, यानी कि एडमिशन प्रक्रिया कुल मिलाई होती है। जिस समय अपन स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो एडमिशन प्रक्रिया दोस्तों बोलते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जिस टाइम अपन एडमिशन लेते हैं उस टाइम अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको 12th की मार्कशीट आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको जो टीसी होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपको 12th पास करने के बाद से आपको जो स्कूल से मिलती हैं वो टीसी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद में फोर्थ क्या रहेगा, सीसी, इसको बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। आपका जो स्कूल से अलॉटमेंट होता है या आपको स्कूल से जो प्राप्त होती हैं वो आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, मतलब जाति प्रमाण पत्र, वो कैटेगरी वाइज होता है। जैसे ओबीसी के लिए अलग होता है, एसटी के लिए अलग होता है, एससी के लिए अलग होता है, एमबीसी के लिए अलग होता है। एंड दोस्तों, जो नई कैटेगरी खोली है दोस्तों वो है कौन सी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है दोस्तों, इन सब के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आप मान लो कि किसी स्टूडेंट ने ओबीसी से फॉर्म भरा था या ओबीसी से उसको कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, ओबीसी सीट उसको मिली, तो दोस्तों उसको काउंसलिंग के समय ओबीसी का जो है जाति प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। एंड दोस्तों, किसी ने एससी से भरा तो उसका ले जाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से भरा तो उसको वहाँ पे ये सब कुछ वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी अपन पास कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपना
जो 6 नंबर का है वो है माइग्रेशन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? माइग्रेशन, वो भी आपको स्कूल से प्राप्त होगा। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जहाँ पे आपका रेसिडेंसी है या आपका जहाँ घर वो आपका जहाँ पे आपका घर है वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। जो 8 नंबर का डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए दोस्तों? आपको वो चाहिए डिफेंस सर्टिफिकेट। ये दोस्तों जो जो 7 नंबर तक है वो तो सभी को अनिवार्य है कि ये तो सभी को ले जाना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भराता है उसको, तो उसको जो है कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सभी जो कैटेगरी वाले हैं उनको सभी को कास्ट जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब बात करें डिफेंस जो क्या होता है सर्टिफिकेट दोस्तों, उसमें जो भी स्टूडेंट आर्मी से रिलेटेड होता है, यानी कि उनके जो पेरेंट्स है वो आर्मी से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों उनको डिफेंस सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना पड़ेगा। अगर उसने जो ऑप्शन फॉर्म भरते समय या एप्लीकेशन भरते समय उनने अगर डिफेंस सर्टिफिकेट वहाँ पे शो किया है, आर्मी सर्टिफिकेट वहाँ पे शो किए हैं, ऑप्शन पे सेट टिक मारा है, तो उसको डिफेंस सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट ने पीएच कैटेगरी से, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उस कैटेगरी से उसको अगर सीट अलॉटमेंट हुई है तो उसको पीएच सर्टिफिकेट वहाँ पे शो करना पड़ेगा। दोस्तों 10 नंबर का है आधार कार्ड, वो सभी के पास होता है। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। 11th जो चाहिए दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस समय आपने JET 2020 का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के आपने जिस टाइम आपने जो ईमेल तरह से वो प्रिंट प्राप्त हुआ था दोस्तों, उसको साथ ले जाना पड़ेगा। फिर दोस्तों जिस समय आपका एग्ज़ाम हुआ था आपको एडमिट कार्ड आपको दिया गया था, एडमिट कार्ड आपके पास जो है वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो कॉलेज ऑफर लेटर है, जैसे मैंने कहा था, जैसे आप ऑप्शन फार्म भरोगे, ऑप्शन फार्म भरने के बाद में जैसे आपका स्कोर है, आपके मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिलती हैं वो कॉलेज इंफॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी या जो मैसेज के द्वारा जो दिया जाता है उसको आपको प्रिंट निकलवा के उसको साथ ले जाना पड़ेगा दोस्तों। उसको बोलते हैं कॉलेज ऑफर लेटर, यानी जो कॉलेज अलॉटमेंट होती हैं वो आपको ईमेल के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा, उसका प्रिंट निकलवा के आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। दोस्तों अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों गैप सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों? एक स्टूडेंट होता है फ्रेश स्टूडेंट, उसको बोलते हैं जैसे उसने 12th पास की और तुरंत उसका उसी साल उसका JET में सिलेक्शन हो गया, तो दोस्तों उनको तो गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्टूडेंट जैसे 2012 में उसने 12th पास की हैं एंड वो 2013, 14, 15, 16 जो भी XYZ 1, 2, 7, 3 साल 4 साल तैयारी कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, मतलब उस दौरान उसने क्या किया है, उसको वहाँ पे उसको अलग से जो एफिडेविट होता है, जो 100 रुपये का जो स्टाम्प होता है उसमें उसको लिख के या वकील से उसको जो भी है नोटरी करवा के उसको वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि सर मैंने 1 साल 2 साल तैयारी की है या कहीं जॉब की है, जो भी कुछ है वहाँ पे उसको शो करना पड़ेगा। मतलब गैप सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट के लिए आवश्यक है जिसने 12वीं पास करने के बाद में अगर तुरंत कॉलेज उसको या तुरंत उसने एडमिशन नहीं लिया हो, बीच में 1-2 साल गैप देके फिर उसने एग्ज़ाम दिया हो, फिर उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, तो उस स्टूडेंट के लिए गैप सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जैसे मान लो कि अभी 2020 में ही वह 12th पास किया है और 2020 में जैसे उसका JET में सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों उसको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 2018 में 12th पास की हैं, 2020 में वो JET में सिलेक्शन हुआ है, तो उसने 2019 में क्या किया था, उसको वहाँ पे उसको स्टाम्प या एफिडेविट पे शो करना पड़ेगा। तो उस इस स्टूडेंट के लिए गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही हो या आपके लिए बहुत यूज़फुल हो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। देखिए दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों वो है 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो 6 फ़ोटो लेके जानी है दोस्तों। मैं तो मानता हूँ आप 4 फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाइए, यानी आप 10 फ़ोटो साथ में लेके जाइए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलरफुल फ़ोटो जो आपके पास होती हैं नॉर्मली, वो आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। एंड दोस्तों लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिनिमम 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल। दोस्तों ये जितने मैंने 15 आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो दोस्तों उन सब की आपको
किसकी, उन 15 डॉक्यूमेंट्स की आपको दो दो फोटोकॉपी एंड विथ ओरिजिनल, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस सर्टिफिकेट है, जो डिफेंस स्टूडेंट है वो उसके लिए चाहिए, पीएच वाला पीएच के लिए चाहिए। अब जिस कास्ट सर्टिफिकेट है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। ऐसे नहीं कि जो जनरल वाला या ईडब्ल्यूएस वाला ये सोचे कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस का, मुझे ओबीसी का नहीं, मेरे पास एसटी है, तो आप ईडब्ल्यूएस में है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, और डिफेंस के हो तो डिफेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह आपको आपकी जो 15 डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के आपको दो दो फोटोकॉपी सेट्स लेके जाने हैं, विथ ओरिजिनल आपको साथ लेके जाने हैं। एंड दोस्तों, जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्या है, मैं नोट करके इसको अलग से लिखा है कि इसमें क्या है कि एप्लीकेशन गिव एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ड्यू टू अनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू होता है, मतलब हर साल दोबारा नया बनता है। जैसे ईडब्ल्यूएस है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो कई स्टूडेंट क्या होता है जिसका सर्टिफिकेट 1 साल हो गई हैं, तो यानी कि वो इनवैलिड हो गया, तो उसको वापस से रिन्यू कराने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो दोस्तों उस समय अगर मालूम, मैं तो मानता हूँ कि आपके पास किसी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे मान लो कि 10th की मार्कशीट है, आपके पास फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, 12th की है, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट्स की अगर पास कमी हो, तो आप जिस टाइम आपको एडमिशन हो रहा हो, जिस टाइम आपकी काउंसलिंग हो रही हो, वहाँ पे आपके जो वहाँ पे काउंसलिंग हेड होते हैं उनसे बात करके आप उनको एप्लीकेशन लिख सकते हो कि सर मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मैं आपको अगले 7 दिन में, अगले 10 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा या मैं आपसे पास जमा करवा दूंगा। तो दोस्तों उसमें कोई परेशानी नहीं आती। एंड दोस्तों कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि दोस्तों कि मैंने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा उस टाइम मैंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया, एंड अब मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या मैं ईडब्ल्यूएस के योग्य हूँ या मैं किसी भी रिजर्वेशन योग्य हूँ। तो दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने अगर फॉर्म भरते समय का जो भी है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो भी नहीं लगाया हो, मतलब कास्ट नहीं लगाया हो, अगर वो चाहे कि अब मैं लगा, तो दोस्तों वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों एक कंडीशन क्या बनती है कि अगर स्टूडेंट सोचता हो कि मैंने एप्लीकेशन भरते समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो, ऑप्शन नहीं भरा हो, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईडब्ल्यूएस से ऑप्शन भर दूँ और उससे मुझे सीट अलॉटमेंट हो जाए, तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि एक स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस ऑप्शन भर देता है और उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उसको सीट अलॉटमेंट या कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, लेकिन अब उसके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है या उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप जो एयू कोटा की जो पर्सनल जो जीमेल आईडी हैं उस पर आप जाके उनको मेल कर सकते हो कि सर मेरे साथ ये समस्या है कि मैंने जिस टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम मैंने ईडब्ल्यूएस फॉर ऑप्शन भर दिया था, मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है, लेकिन अब मेरे पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर इसका मुझे सॉल्यूशन बताएं। तो आपको वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप इस कंडीशन में ऐसा करिए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपकी मुझे आशा है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। एंड दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ आज आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि दोस्तों एयू कोटा के रीशेड्यूल के अकॉर्डिंग 9 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट हैं वो जारी करने की तिथि थी। तो दोस्तों सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी को मेरी तरफ से भगवान से दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको जो जेईटी 2020 है उससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।